हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग साइंस सीरीज देख रहे थे। साइंस सीरीज का क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट, सी टेट और जूनियर एडेड के लिए, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बल फोर्स की यूनिट, बल चाहे फोर्स, बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, तो बल की यूनिट पूछा है। तो यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। और एक्सलेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सलेशन त्वरण, त्वरण तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो बल की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ऑप्शन बी इज राइट। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो क्यों करता है, देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि वो घबरा जाता है, गलत। क्योंकि इससे वह सतर्कता मिलती है, गलत, सतर्कता भी नहीं मिलती है। क्योंकि इसे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ये भी गलत। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करना चाहता है, यही सही है। क्योंकि जो कैच करेगा तो अगर डायरेक्ट रोक लेगा, हाथ पीछे नहीं करेगा, तो उसके हाथ में चोट लगेगी, यानी ज़्यादा फोर्स इम्पैक्ट करेगा। और जब हाथ पीछे कर लेगा, मान लीजिए ये आदमी है, ये बॉल आ रहा है और ये हाथ पीछे कर लिया, यहाँ तक कर लिया, तो इसे इम्पैक्ट कम लगेगा, यानी हाथ पे बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगी। और डायरेक्ट यहाँ पकड़ेगा तो चोट थोड़ा ज़्यादा लगेगी। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड नियम कहता है मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कुछ कहते होंगे, चलिए छोड़िए, नहीं पता। और न्यूटन का सेकंड लॉ है। आप एक सवाल ऐसे भी पूछ लेगा कि जब प्लेयर कैच करता है तो हाथ पीछे करता है, तो कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ काम करता है यहाँ। तो है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय लॉ करता है, एफ इक्वल टू एम ए। जब कोई किसी बॉडी पे जो फोर्स इम्पैक्ट होता है तो उसके मास और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा। तो ए अर्थ हो गया, तो ए पोल हो गया, दोनों नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ए इक्वेटर हो गया, बीच वाला पार्ट 0 डिग्री वाला, एंड 90 डिग्री पोल होता है। पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को खोद के अंदर जाएं, ड्रिल करके अंदर जाएं, तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और जो सेंटर पे जाएं, अगर सेंटर पे जाएं तो वहाँ जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, तो यहाँ भार पूछा है तो हम लोग जी क्यों निकाल रहे हैं, तो भार, तो W इक्वल टू एम जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो जी जीरो हो गया तो भार भी जीरो हो जाएगा, यही पूछा है, भार शून्य हो जाएगा। मास कभी जीरो नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी रहे। अगर 1 kg यहाँ रहे तो 1 kg चंद्रमा पे होगा, 1 kg पृथ्वी के सेंटर पे होगा। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव, किसी पे, इन तीनों पे नहीं काम करता है, वाष्पीकरण पे काम करता है। एक सब्जेक्ट होता है RAC होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसमें एक साइकिल होती है, उसमें पढ़ाया जाता है रेफ्रिजरेशन, जो फ्रिज होता है वो किस पे काम करता है, वाष्पीकरण पे, सिद्धांत पे काम करता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उस चाल यात्रा को क्या कहते हैं।
तो मैक नंबर क्या होता है? वस्तु की चाल बटे स्पीड ऑफ लाइट। तो जब वस्तु की चाल अधिक हो जाए, यानी मैक नंबर अधिक हो जाए, वी सी से अधिक हो जाएगा तो सी सी से कट जाएगा, तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक नंबर एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे पराश्रव्य चाल पर यात्रा करना कहेंगे। पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उस ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक होता है अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और कहाँ यूज होता है? जो डॉक्टर, नाक कान या आँख के डॉक्टर जो लेंसेज यूज करते हैं वो अवतल दर्पण को होते हैं। नाई की जो दुकान होती है जहाँ बाल कटवाने जाते हैं वहाँ अवतल दर्पण का यूज होता है। व्हीकल्स यानी कार, मोटरसाइकिल जिसमें हेडलैम्प जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई और उत्तल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष रखा गया है। यदि लेंस वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगी? तो एक फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो u = -30 दिया है क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब से वहाँ सेंटर से उतनी दूरी है, तो -30 लेंगे। और f = 10 दिया है, तो क्या बनेगा इक्वेशन? 1/10 = 1/v - 1/30। ये इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/v = 1/10 - 1/30। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके घटाने के बाद 30 - 10 बटा 30 × 10, तो यहाँ 20 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2/30, तो 1/15। 1/v की वैल्यू 1/15 आ गया, तो v की वैल्यू 15 आ गया। v = 15 सेंटीमीटर। आंसर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8, एक बंद परिपथ में वोल्टेज एवं डिस्ट धारा मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट का अनुपात होता है। वोल्टेज V = I होता है, V/I पूछा है तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर रहता है। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब प्रतिरोध उच्च होता है? तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है। प्रतिरोध का सिंपल मतलब रुकावट। अगर करंट फ्लो कर रही है तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा वो बल्ब कम चमकेगा, और जो कम रेजिस्टेंस डेवलप करेगा वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो बल्ब ज़्यादा चमकेगा। तो जो कम चमक रहा है उसमें डीम बल्ब होगा, जिसमें प्रतिरोध उच्च है और डीम बल्ब होगा, कम चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 110, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर, हिस्टोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर। विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, और विद्युत धारा करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और वोल्टमीटर की यूनिट होती है वोल्टेज नापने के काम में आता है और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस में एक अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो चुंबकीय अस्थायी गुण क्या होता है? इस्पात, लव एक पदार्थ है जो अस्थायी गुण डेवलप करता है। ये अस्थायी गुण, चुंबक का अस्थायी गुण किसमें होता है? लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लौह इस्पात हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें चुंबक के अस्थायी गुण होते हैं।
और चुंबक पत्थर जो होता है इसमें अस्थायी गुण नहीं होते हैं चुंबक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बा बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस मिला के किसी, जिस आदमी में दो दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो, तो दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल और अवतल। आज दोनों यूज करते हैं मिक्स करके, ज्वाइन करके, तो उसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। तो बाईफोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 113, OTEC पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परत और गहरी परतों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? ये समझ के, समुद्र की ऊपरी परत और निम्न परत 500 मीटर नीचे जाने पे ये टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और इन सतहों के बीच का टेम्परेचर, परतों के बीच तापांतर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब हम जाके OTC पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, डाल्टन सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डाल्टन सिद्धांत नियम अनुपात पे है, गति संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण पे है कि रासायनिक द्रव्यमान पे है? तो डाल्टन सिद्धांत रासायनिक संयोजन पे है, काम करता है। डाल्टन प्रमाण सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। समझे आप लोग? होता क्या है, हम जानते हैं प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सब सूक्ष्म छोटे छोटे कण से मिलके बने हैं, और ये छोटे छोटे कण ही परमाणु कहलाते हैं। अब परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलके अणु बनते हैं, तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं अणु को। तो सबसे जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे परमाणु कहते हैं, और उसी से मिलके बनता है, संयोजन से, उसके संयोजन से बनता है, इसलिए रासायनिक संयोजन पे काम करता है डाल्टन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 115, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पे कौन से होते हैं? कम प्रतिक्रियाशील या उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्षारिक होते हैं। बोर के एटम के मॉडल का अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा फोटॉन को अवशोषित करती है? मान लीजिए ये लेयर है, इस लेयर 3-4 लेयर हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये जब एक फोटॉन ऊर्जा अवशोषित करेगी तो इसके पास एनर्जी हो जाएगा, तो ये जंप कर जाएगा दूसरे सेल में, अपने ऊपरी सेल में, और जब वहाँ से अगर रिलीज करेगा एक फोटॉन ऊर्जा तो फिर नीचे आ जाएगा। तो यही होता है बोर का सिद्धांत। यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है, गलत है। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है, गलत है। भीतरी कक्षा में रहता है, ये अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 116 का। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं कि खोज को गलत सिद्ध किया है। तो अपरूपता मतलब एक ही रूप हो, ये सिद्ध किया। रेडियोधर्मी हो, ये भी नहीं है। समभारी हो, क्योंकि पीरियाडिक टेबल में भार के अनुसार तो फिट नहीं किया गया, तो ये भी नहीं है। समस्थानिक वो होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। अब जो पीरियाडिक टेबल में हम लोग तत्वों को फीड किए हैं वो परमाणु क्रमांक के ही बेस पे किए हैं, तो समस्थानिक हो जाएगा। जैसे 1OH1, 1AH2, 1AH3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटोरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं।
जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, यानी परमाणु क्रमांक जिसमें प्रोटॉन समान हो वही होता है। परमाणु भार नहीं, परमाणु भार तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, परमाणु भार समान नहीं होना चाहिए। परमाणु भार समान हो तो उस तत्व को समभारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल जो होता है पानी में घुलने पर HCOO- और प्लस, पानी में घोलेंगे तो ये टूट जाता है, तो प्लस हाइड्रोजन देता है एसिटिक अम्ल को पानी में घोलने पे। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर, एंटीवोलर, मैरी क्यूरी, दिमित्री मेंडलीफ ने किया था आवर्त सारणी का आविष्कार। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार फेड किया था और मेंडलीफ ने 1869 में वो आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। 1889 में गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण प्रक्रिया क्या है? ओस्टवाल्ड विधि है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया है, हैबर प्रक्रिया है, हॉल प्रक्रिया है। तो आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो अमोनिया का जो इंडस्ट्रियल यूज होता है हैबर विधि में से होता है। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, एक प्रमाणिक जानवर, एक संक्रमित घाव है। तो ग्रेफीन जो होता है कार्बन का ही एक रूप है। ग्रेफीन कार्बन का ही एक रूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। आजकल ग्रेफीन पे बहुत काम होता है क्योंकि इसका जो थिकनेस होती है कागज़ के समान होती है और मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। इससे आजकल अमेरिका इस पर ज़्यादा काम कर रहा है, यूएस से। और ये इस पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी बनाया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं इससे। और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है ग्रेफीन। यौगिक CaCO2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, धुलाई का सोडा है। तो CaCO2 को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जल के शोधन में यूज होता है, क्लोरोफार्म के निर्माण में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन है इसका मुख्य घटक है? ब्यूटेन किसका मुख्य घटक है? कोयला का है, प्राकृतिक गैस का है, ईंधन का है कि एलपीजी का है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका नाम है, फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछता है। और एलपीजी में ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 और प्रोपेन पाया जाता है। प्रोपेन का C3H8 फार्मूला है। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, एल्युमिनियम धातु केवल निम्न द्वारा निष्कर्षित की जाती है? कटौती, ऑक्सीकरण, निष्पादन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका आंसर तो होगा डी, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। तो देखते हैं कैसे होगा। एल्युमिनियम का एक ओर को हिंदी में क्या कहते हैं? अयस्क। और एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट में एल्युमिनियम के ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड मिले होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बेयर प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं, जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं और
आयरन के ऑक्साइड हैं उसको बेयर प्रक्रम द्वारा अलग करते हैं और उसके बाद बेयर प्रक्रम से अलग करते हैं तो हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो एल्यूमिना का फार्मूला है Al2O3। अब एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब Al2O3 को विद्युत अपघटक द्वारा, इसमें विद्युत अपघटक करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस उसी प्रोसेस को करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन करते हैं। तो इस प्रक्रम में हमें प्योर अल्मीनियम, इसके बाद प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड तो सिरका में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इमली या अंगूर में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो मांसपेशियों में जोड़ों का दर्द या जकड़न होता है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।